सनाया को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने सामने खड़े आहान की तरफ देखकर उससे कहा, ये विकी भाई सच में पागल हो गया है क्या? उसने बिना सोचे समझे इतना सारा केस हमारे घर क्यों भेज दिया? उस ब्रीफ केस में 50 लाख रुपए केस थी, जैसा कि विकी भाई ने थोड़ी देर पहले रेस्टोरेंट में कहा था। आहान ने कहा, ये तो सच में अनएक्सेप्टेड है। वैसे सनाया, अब आगे आपने क्या करने का सोचा है? सनाया के तो होश उड़ गए थे। उसने पैनिक करते हुए कहा, आहान, हम ये नहीं ले सकते, हमें इन पैसे को लेना ही नहीं चाहिए। पता नहीं उस विक्की भाई ने ये पैसे किसी जान लेकर कमाया होगा। आहान ने जब सनाया की ये बात सुनी तो उसने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। सच में सनाया कितने साफ दिल की लड़की थी। अगले ही पल सनाया ने वो ब्रीफ केस को बंद करने का मन बना लिया, मगर जैसे ही उसने ब्रीफ केस को बंद करने के लिए उसे हाथ लगाया, सनाया की नज़र एक नोट पर पड़ी। सनाया ने आहान की तरफ एक नज़र देखा और फिर उस नोट को उठाकर पढ़ने लगी। मिस सनाया, मैं जानता हूँ आप ये पैसे लेने से मना कर देंगी, लेकिन ये पैसे शौर्य गिल ने आखिरी बार आपको किडनैप करने के लिए दिए थे। सच कहूँ तो अपनी उस हरकत के लिए मैं शर्मिंदा हूँ, इसलिए माफ़ी के तौर पर ही आपको वापस भेज रहा हूँ। उम्मीद है आप मुझे माफ़ कर देंगी विक्की भाई। ये जानने के बाद कि शौर्य ने विक्की भाई को पैसे दिए थे सनाया का किडनैप आहान से कहा। सनाया ने आहान से कहा, मैंने बहुत सोचकर ये फ़ैसला लिया है, अब तो हम ये पैसे रख ही लेते हैं, हमारा भी तो नुकसान हुआ है। ये सुनकर आहान ने हामी भर दी और कहा, आपको जो भी फ़ैसला है मैं आपके साथ हूँ। आहान मन ही मन में विक्की भाई की होशियारी की तरफ तारीफ़ कर रहा था। आखिरकार एक छोटी सी नोट से ही उसने सनाया का फैसला बदल दिया था। कुछ सोचने के बाद सनाया ने आहान से कहा, हम आधे पैसे रखेंगे और बाकी के आधे मतलब 25 लाख रुपए को दे देंगे, ओके? आहान को इस सब से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। रात के डिनर के बाद सारा काम ख़त्म करके आहान अपने कमरे में चला गया। वो बिज़नेस के बारे में कुछ डिस्कस करने के लिए मिस्टर विक्रम को कॉल करने ही वाला था कि आहान के कमरे के दरवाजे पर किसी ने लॉक करने की आवाज़ आई। आहान ने अपना फ़ोन रख दिया और कहा, आ जाइए। दरवाज़ा खुला तो बाहर से सनाया अंदर आ गई। आज सनाया ने बहुत डिस्ट्रैक्ट होकर ये फैसला किया था कि उसे अपने और आहान के रिश्ते को आगे बढ़ाना था, इसलिए उसने कोई बहाना सोचा और आहान के रूम में आ गई। आहान सवाल करते हुए बोला, सनाया, आप यहाँ, क्या हुआ है? सनाया ने बहुत ही क्यूजली अंदाज में बिहेव किया, मानो तो वो तो बस ऐसे ही आहान के कमरे में आई थी। क्या यहाँ आने के लिए मुझे किसी वजह की ज़रूरत है? इस सवाल को सुनकर आहान की बोलती ही बंद हो गई। उसने नर्वस होकर कहा, मेरा वो मतलब नहीं था, आप जब चाहे यहाँ आ सकती हैं। आहान ने ऐसा कहा तो सनाया बेफिक्र होकर आहान के बेड पर बैठ गई। सनाया अब वहाँ कंफर्टेबल हो गई थी तो आहान का ध्यान अपने कमरे की तरफ गया, जहाँ उसने शर्ट, टॉवल और कुछ किताबें बिखरी पड़ी हुई थी। आहान ने जल्दी जल्दी से उन्हें सही करना शुरू कर दिया। आहान को इतना रेस्टलेस होते देखकर सनाया ने मन ही मन में कहा, क्या सच में आहान को मेरे यहाँ होने से इतना फ़र्क पड़ रहा है? ये जानकर मुझे थोड़ी राहत मिल रही है। एक मिनट, लेकिन रूपल तो कह रही थी कि आहान को मुझ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। शायद वो सही कह रही थी, वरना मेरे यहाँ होने से आहान का ध्यान सफाई और उस टॉवल पर तो नहीं जाता। उफ़ यार, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे बीच में कुछ भी नहीं होगा। क्या सच में मुझे अपना ड्रेसिंग स्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है? ये आहान तो मुझे एक नज़र देख भी नहीं रहा। ये सोच सोचकर सनाया बहुत परेशान हो रही थी। दूसरी तरफ आहान को बहुत नर्वसनेस हो रही थी। उसने अपने शर्ट को अलमारी में रखते हुए अपने आप से कहा, आज सनाया को क्या हो गया है? क्या वो किसी वजह से आई हैं? जब भी सनाया सोने से पहले मुझसे मिलने आती हैं, मेरी नींद उड़ जाती है। दोनों अपने अपने ख्यालों में खोए हुए थे। 15 मिनट बीत गए, लेकिन इस रूम में सन्नाटा छाया हुआ था। अब आहान और सनाया के बीच का माहौल अफर्ड हो गया था। आहान बेड के सामने खड़ा था। सनाया ने आहान की तरफ देखते हुए उससे कहा, आहान, वो विक्की भाई ने जो पैसे दिए थे उनका क्या करना है? हमारे पास 25 लाख रुपए हैं, क्या किया जाए? आहान ने कुछ सोचा और कहा, सनाया, अगर आप चाहें तो हम कुछ खरीद सकते हैं या कहीं इन्वेस्ट कर सकती हैं या फिर सेविंग भी कर सकती हैं।
आपका जो भी डिसीजन होगा मैं आपके साथ हूँ। आहन की बात सुनने के बाद सनाया को याद आ गया कि आज पूरा दिन रूपल की शरारत की वजह से आहन को उसके दोस्तों ने से कितनी बातें सुननी पड़ी थी। आहन को हर कोई नीचा दिखा रहा था, मगर फिर भी सिर्फ सनाया के लिए उसने सब कुछ चुपचाप सुन लिया था। सनाया को इस बात का एहसास हो गया कि शादी के पहले दिन से आहन एक डायरेक्ट हस्बैंड रहा था, लेकिन खुद सनाया को यह बात समझने में 3 साल लग गए थे। मगर अब सनाया ने अपना मन बना लिया था कि वो भी आहन के लिए एक परफेक्ट वाइफ बनकर रहेगी। एकदम से सनाया के दिमाग में एक आइडिया आया और वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, आहन, मैंने सोच लिया है कि मुझे इन 25 लाख रुपयों से क्या करना है। देखो, तुम अभी हाँ कर रहे हो, बाद में मना मत करना। आहन समझ नहीं पा रहा था कि सनाया इतना इंस्टिट क्यों कर रही थी। हाँ सनाया, आप जो भी चाहती हैं मैं आपको सपोर्ट करूँगा। कंफर्मेशन मिलने के बाद सनाया ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, तो फिर हम इन पैसों से तुम्हारे लिए एक कमाल की कार खरीदेंगे, ऑडियो या फिर BMW, जो तुम्हें पसंद आए। सनाया की ये बात सुनकर आहन दंग रह गया। उसने सनाया से ऐसा कुछ सुनने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। आहन ने बस एक ही शब्द कहा, क्या? आहन की हैरानी भी अपनी जगह सही थी। रोजवुड स्प्रिंग वाले बंगलोज के सामने एक फरारी खड़ी थी। अगर वो चाहता तो मिस्टर विक्रम से कहकर एक कार का पूरा शोरूम खरीद सकता था, लेकिन सनाया, जिसने आज तक आहन को कोई भी गिफ्ट नहीं दिया था, वो अचानक से उसके लिए कार खरीदना चाहती थी। आहन के ऐसे एब्सेंट माइंड एक्सप्रेशन को देखकर सनाया ने उससे कहा, देखो आहन, अब ये डिसाइड हो गया है। तुमने कहा था कि तुम मना नहीं करोगे। सनाया ने इस बार अपना मन पक्का कर लिया था कि वो आहन के लिए कार खरीदना चाहती थी। मगर आहन ने उससे कहा, सनाया, इस वक्त इस सब की क्या ज़रूरत है? मैं कार का क्या करूँगा? आपको मेरे लिए इतना खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस सब आहन अपनी बात कह ही रहा था कि सनाया ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आहन की तरफ देखकर बोली, अब क्या मेरा तुम पर इतना भी हक नहीं है? अब आहन क्या कर सकता था? उसने बहुत ही हेल्पलेस होकर कहा, ऐसी बात नहीं है। ये सुनते ही सनाया ने कहा, तो फिर तय रहा, कल सुबह जाकर हम कोई अच्छी सी कार खरीदते हैं। अपनी बात कहने के बाद सनाया आहन के कमरे से चली गई। उसके जाने के बाद आहन बेड पर लेट गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो कैसा महसूस कर रहा था। आहन ने अपने आप से ही कहा, ये फीलिंग मुझे कई सालों के बाद आ रही है। कुछ दिनों पहले मुझे सारा फैमिली बिजनेस मिल गया। मेरे लिए एक बहुत ही खूबसूरत घर तैयार है। दुनिया की सबसे कमाल की स्पोर्ट कार भी है। इतना पैसा है कि जो चाहूँ वो खरीद सकता हूँ। लेकिन इन सब चीज़ों से मुझे कोई खुशी नहीं दी। लेकिन आज जब सनाया ने मुझे कोई गिफ्ट देने का कहा तो बहुत अजीब सी खुशी हुई। वैसे खुशी जैसे मॉम ने मेरे लिए बलून्स लेकर आती थी तब होती थी। सनाया ने मेरे बारे में सोचा, यही बात मेरे लिए बहुत अच्छी है और बहुत बड़ी है। ऐसी बात नहीं है कि सनाया को मेरी बाइक से इम्प्रेस्ड फील होता है, लेकिन वो मुझे खुश देखना चाहती है, इसलिए वो ये कार खरीदना चाहती हैं। आज सच में मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे जैसा खुश नसीब इस पूरी दुनिया में नहीं होगा। आज आहन का दिल एक बहुत ही नई सी लेकिन जानी पहचानी सी राहत को महसूस कर रहा था। इस बारे में सोचते हुए कब आहन सो गया उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह जैसे कि उन दोनों ने डिसाइड किया था, सनाया और आहन कार खरीदने के लिए ऑडी के शोरूम में चले जाएंगे। सनाया एक से एक कमाल की कार देख रही थी, मगर उसे आहन के लिए एक भी सही नहीं लग रही थी। सनाया ने सेल्स पर्सन से कहा, देखिए, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कोई ऐसी कार सजेस्ट करें जो मेरे हस्बैंड की पर्सनालिटी से मैच करती हो। जेंटल लेकिन स्ट्रांग, बाहर से भले ही लग्जरी लुक हो, मगर कार अंदर से बहुत कंफर्टेबल होनी चाहिए। क्या आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? सनाया की बात सुनकर उस सेल्स पर्सन का मुंह बन गया, लेकिन उसने हाँ में अपना सिर हिला दिया ताकि सनाया नाराज़ ना हो जाए। अपने दूसरे
कोलिंग्स के पास जाते हुए उस सेल्स पर्सन ने धीमी आवाज़ में कहा, तुम मैडम का हस्बैंड इन मैडम का हस्बैंड और ऐसा लड़का ही तो है। ज़रा देखो उसे कैसे चुपचाप खड़ा है। ये मैडम उस लड़के से जितने केयरिंग अंदाज में फेस आ रही हैं, ये बात तो डिज़र्व ही नहीं करता। उस लड़के से ज़्यादा हैंडसम तो मैं हूँ। ये बातें तो सेल्स पर्सन सुन रही थी। वो एक लड़की थी। उसने कॉलिंग से कहा, क्या तुम अंधे हो गए हो? वो सर भी कुछ कम हैंडसम नहीं है। वो किसी फेमस मॉडल को भी पीछे छोड़ सकते हैं। और ये उन हैंडसम हस्बैंड और वाइफ के बीच का प्यार है। तुम्हें क्यों जलन हो रही है? उन्हें हमारी सबसे बेस्ट कार दिखाओ। नहीं, तुम रहने दो, मैं ही दिखाती हूँ। तुमसे कुछ नहीं होगा। उस लड़की ने अपनी बात कही और आहान और सनाया को एक कार के पास ले गई। इस वक्त वो लोग एक नई लिमिट एडिशन कार को देख रहे थे। उस कार को देखने के बाद फाइनली सनाया सेटिस्फाइड लगने लगी, जैसे कि वो चाहती थी। ये ब्लैक ऑडी उसे बहुत ही एलिजेंट वेब्स दे रही थी, जैसे ही आहान देता है। सनाया ने एक बार आहान से पूछा। हमेशा की तरह आहान सनाया के डिसीजन में उसके साथ था। तो सनाया ने उस सेल्स पर्सन लड़की से कहा, हम यही कार लेना चाहते हैं। क्या हमें ये आज मिल सकती है? वो सेल्स पर्सन लड़की ये सुनकर बहुत खुश हो गई। उसने आहान और सनाया से कहा, आज क्यों, आपको ये कार अभी मिल सकती है। आप बाकी की प्रेक्रेडिट्स के लिए मेरे साथ चलिए। आधे घंटे में ये कार आप ले जा सकते हैं। थोड़ी देर के बाद आहान और सनाया अपनी नई कार में बैठे हुए थे। आहान को इस नई कार में एक अजीब सा कंफर्टेबल फील हो रहा था। क्यों ना होता, ये सनाया की तरफ से उसके लिए पहला गिफ्ट जो था। सनाया ने आहान से कहा, तो चले। सनाया बहुत एक्साइटेड थी। आहान ने हामी भर दी और कार शुरू कर दी। दोनों के लिए भी ये राइडिंग बहुत ही यादगार होने वाली थी। सनाया के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया और वो मैसेज खोलने के बाद सनाया हंसने लगी। उसने आहान से कहा, मैंने कार का फ़ोटो रूपल को सेंड किया था, तो वो कह रही हैं कि ये नई बेबी के लिए कॉन्ग्रेचुलेसन। ये सुनकर आहान भी स्माइल करने लगा। अचानक से सनाया ने आहान से सवाल करते हुए कहा, आहान तुम्हें बेबी गर्ल पसंद है या बेबी बॉय? ये सुनकर आहान ने सनाया की तरफ देखा और एक स्माइल के साथ उससे कहा, अगर ये बेबी आपका है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लड़की है या लड़की, मुझे पसंद है। आहान के इस जवाब को जानने के बाद सनाया के पेट में तितलियां उड़ने लगी। उसने फिर आहान से सवाल करते हुए कहा, तो फिर क्यों ना हम। क्या सनाया अपना सवाल पूरा कर पाएंगी? इस पर आहान का क्या जवाब होगा? या फिर हमेशा की तरह सनाया कुछ भी नहीं कह पाएंगी? सनाया ने आहान से सवाल करते हुए कहा, आहान तुम्हें बेबी गर्ल पसंद है या बेबी बॉय? ये सुनकर आहान ने सनाया की तरफ देखा और एक स्माइल के साथ उससे कहा, अगर ये बेबी आपका है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लड़की है या लड़का, मुझे पसंद है। आहान के इस जवाब को जानने के बाद सनाया के पेट में तितलियां उड़ने लगी। सनाया ने कुछ सोचा और मन ही मन में बोली, क्या आहान जानता है कि वो कितने अच्छे से फ्लर्ट कर देता है? ओह गॉड, मेरे तो गाल लाल हो गए जा रहे हैं। आज तो मैं आहान से बात करके ही रहूँगी। सनाया ने अपना मन पक्का कर लिया। उसने फिर कार ड्राइव कर रहे आहान से सवाल करते हुए कहा, तो फिर क्यों ना हम दोनों। मगर इससे पहले कि सनाया अपनी बात पूरी कर पाती, एक ज़ोर की आवाज़ आई। आहान ने तुरंत कार का ब्रेक दबा दिया था। एकदम से कार को रोकने की वजह से ज़ोर की आवाज़ गूंजी। सनाया ने घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली। आहान का भी हाथ खुद ब खुद सनाया के आगे किसी साइड की तरफ बढ़ गया। सनाया ने आंखें खोली तो देखा कि आगे एक मिडिल एज औरत सड़क पर गिरी हुई थी। वो तो अच्छा था कि आहान का ध्यान रास्ते पर ही था, वरना शायद उस औरत को लग जाता। आहान ने परेशान होकर सनाया से सवाल किया, सनाया क्या आप ठीक हैं? सनाया बहुत घबराई हुई थी, मगर जब उसने आहान के हाथ को अपने सामने पाया तो वो भी फिक्र हो गई। उसने आहान से कहा, मैं ठीक हूँ, लेकिन ये सामने कौन है? क्या उन्हें हमारी वजह से कोई चोट लगी हुई है? अपने सामने के इस सेशन को देखकर आहान थोड़ा स्पेंस हो गया। उसने इस सिचुएशन को फिगर आउट करते हुए मन ही मन में कहा, यहाँ पर कोई क्रॉसिंग नहीं है और आसपास कोई कार भी खड़ी हुई नहीं है। ये औरत कहीं बीच में से रास्ते में आई है
और कार के रुकने के बाद भी वहाँ से हटने का नाम नहीं ले रही हैं। इस सब का मतलब ये हमें फंसाकर हम पर झूठा इल्ज़ाम लगाना चाहती है। नाइस ट्राई। ये सोचते हुए आहान के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसका जजमेंट कभी भी गलत नहीं हो सकता था। आहान ने अपनी कार का इंडिकेटर शुरू किया और इस तरह कार को एक्सीलेटर करने लगा। आहान ने एक नज़र सनाया की तरफ देखा और अपनी वाइफ से कहा, सनाया अच्छे से बैठिए, अगर कुछ लगे तो मेरा हाथ पकड़ लीजिएगा। सनाया ने तुरंत हामी भर दी, लेकिन फिर वो कंफ्यूज हो गई। सनाया ने आंखों में सवाल लेकर आहान की तरफ देखकर कहा, तुम क्या कर रहे हो? इससे पहले वो आहान सवाल पूरा कर पाती, आहान ने कार को तेज़ी से आगे बढ़ा दिया। अगले ही पल सनाया घबरा गई। सनाया ने घबराकर आहान का हाथ पकड़ लिया और एक बार फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। वो मिडिल एज औरत भी घबरा गई और इतने तेज़ से खड़ी होकर वहाँ से हट गई कि कोई भी ये नहीं कह सकता था कि कुछ देर पहले इसी कार की वजह से उसे चोट लगी थी। जब वो मिडिल एज औरत कार के सामने से हटने से बस एक ही कदम दूर थी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। इसी पल आहान ने अपनी कार को रोक दिया। आहान एक बहुत ही स्किलफुल ड्राइवर था। शुरुआत से ही उस मिडिल एज औरत को चोट पहुंचाने का आहान का कोई इरादा नहीं था, मगर वो इस बात की तसल्ली करना चाहता था कि इंजरी होने का बहाना बनाकर वो आहान और सनाया से पैसे ऐंठना, यही उस मिडिल एज औरत का इरादा था। दूसरी तरफ भले ही उस मिडिल एज औरत को कोई चोट नहीं लगी थी, मगर घबराहट के मारे उस मिडिल एज औरत के माथे पर ठंडे पसीने की एक परत आई हुई थी। कार के अंदर बैठी सनाया को जब उस बात का एहसास हुआ कि कार के रुक गई है, तो उसने अपनी आंखें खोली। ऐसे ही सनाया ने देखा कि सामने कौन खड़ा था। वो हैरान रह गई। सनाया शॉक्ड होकर ज़ोर से कहा, सीमा बुआ जी। सनाया को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। सीमा बुआ जी का नाम सुनकर आहान की आंखें भी स्प्रिक हो गई। आहान और सनाया दोनों ये जानकर एक ही वक्त पर हैरान और परेशान दोनों थे। आहान ने सीमा बुआ जी की हिस्ट्री को याद करते हुए मन ही मन में कहा, सीमा बुआ जी को मैंने आखिरी बार 2 साल पहले देखा था। तब वो अपने बेटे को लेकर हमारे घर आई थी और उसकी शादी के लिए मॉम से 10 लाख रुपए मांग रही थी। मॉम ने जब उन्हें मना कर दिया तो उन्होंने बहुत तमाशा किया, हल्ला मचाया और वहाँ से चली गई। यहाँ तक कि जाते हुए वो सनाया का प्रेजर और कुछ गहने भी चुरा कर ले गई थी। उस दिन के बाद मैं उन्हें आज पहली बार देख रहा हूँ। आहान को सीमा बुआ जी खास पसंद नहीं थी, क्योंकि उनकी उस हरकत की वजह से सनाया बहुत परेशान हो गई थी। वो सिर्फ पैसे और ज्वेलरी ही नहीं, सनाया के इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जैसे कि पासपोर्ट और एटीएम कार्ड भी ले गई थी। सीमा बुआ जी ने देखा कि ड्राइवर सीट पर गिल परिवार का निकम्मा घर जवाई आहान बैठा था। ये देखकर वो गुस्सा हो गई। एक ही पल के अंदर सीमा बुआ जी के चेहरे पर छाया हुआ डर नफरत में बदल गया। वो गुस्से से चलते हुए आहान के साइड की विंडो की तरफ आई और उन्होंने आहान की खिड़की पर जोर जोर से हाथ मारना शुरू किया। आहान ने उनकी तरफ एक गुस्सेल नज़र से देखा और खिड़की का शीशा नीचे कर दिया। विंडो का कांच नीचे होते ही सीमा बुआ जी आहान पर बरस पड़ी। बेशरम निकम्मे, एक घर जमाई होने के बाद भी तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? अभी अगर मेरी जान चली जाती तो क्या तुम जिम्मेदारी लेते? तुम तो कुछ ज़्यादा ही हवाओं में उड़ने लगी हो। महंगी कार हाथ में क्या लग गई? तुम्हारे तो रंग ही बदल गए हैं। अभी तो मैं मर भी गई थी। सीमा बुआ जी ने आहान को खरी खोटी सुनाते हुए कहा। आहान को वैसे भी इस ड्रामे से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, मगर सनाया ने आहान की तरफदारी करते हुए कहा, सीमा बुआ जी, आप पहले हमारी कार के सामने आकर रुकी थी, और हाँ, वो भी जानबूझकर। क्या अब आपको अपने जान की फ़िक्र नहीं थी? अब अपनी भतीजी की ऐसी बातें सुनने के बाद तो सीमा बुआ जी के तेवर ही बदल गए। वो गुस्से से सनाया को घूरने लगी और सीमा बुआ जी ने सनाया से कहा, ना समझ लड़की, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? क्या मतलब है कि मैं जानबूझकर बीच में आई थी? मैं तो रास्ता के साइड से आराम से चल रही थी। ये बात तो साफ है कि तुम्हारे इस निकम्मे पति ने मेरी जान लेने की कोशिश की है। मुझे चक्कर आ गए और मैं गिर गई, लेकिन मेरी मदद करने के बजाय इस आहान ने कार नहीं रोकी बल्कि और तेज़ी से चलाने लगा। अगर मैंने अपना दिमाग ना चलाया होता और वहाँ से ना हटी होती तो आज मैं भगवान की प्यारी हो जाती, और तुम मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही हो। सीमा बुआ जी,
ने अपनी ये बात बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कही थी। अपने दोनों हाथों को कमर पर रखकर वो ऐसी लग रही थी मानो आज वो झगड़ा करने की तैयारी से ही आई थी। आहान ने सारा नाटक देखने के मूड में नहीं था और सीमा बुआ जी को बातें सुनने के बाद वो और भी ज़्यादा इरिटेट हो गया। उसने धीमी आवाज़ में बड़बड़ाते हुए कहा, आपके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। आहान ने तो बस खुद से ही कहा था, लेकिन फिर भी सीमा बुआ जी ने ये बात सुन ली और चिढ़कर आहान से कहा, तुमने क्या कहा? तुम तो कुछ ज़्यादा ही से सर पर चढ़ गए हो। मैं बता रही हूँ कि अगर तुमने मेरे साथ जब बदतमीजी करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। अगर शेखर भैया और यामिनी भाभी को तुम्हारे ऐसे बर्ताव का मैंने बता दिया तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, घर से निकाल देंगे। जब सनाया ने आहान के अगेंस्ट ऐसी बात सुनी तो वो गुस्सा हो गई। सनाया अपनी सीमा बुआ जी से कुछ कहने ही वाली थी कि आहान ने उसका हाथ पकड़कर उसे शांत होने का इशारा कर दिया। तभी आहान, सनाया और कार के बाहर खड़ी सीमा बुआ जी ने खड़ी आवाज़ में सुनी, माँ, माँ क्या आप ठीक हैं? कहीं किसी ने आपको तंग तो नहीं किया? सभी की नज़र सामने से कार की तरफ आ रहे एक लड़के पर पड़ी। उस लड़के को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो सारा दिन जिम में ही गुजारता था। उस बॉडी बिल्डर जैसे दिखने वाले लड़के को देखते ही सीमा बुआ जी की जान में जान आ गई। उन्होंने उस लड़के की तरफ देखकर कहा, रतन मेरे बच्चे, अच्छा हुआ कि तुम आ गए। रतन को देखने के बाद आहान और सनाया ने एक दूसरे की तरफ देखा और उनके चेहरे पर डिसअपॉइंटमेंट ने जगह बना ली थी। रतन सीमा बुआ जी का बेटा था। इस लड़के की उम्र 30 पार कर चुकी थी, मगर फिर भी ना ये कुछ कमाता था और ना ही उसके पास कोई जॉब थी। रतन की इमेज कुछ खास नहीं थी। वो दिन भर अपने कुछ निठल्ले दोस्तों के साथ मिलकर किसी न किसी को फंसाकर उनसे ज़बरदस्ती पैसे ले लेता और वापस करने का नाम भी नहीं लेता था। इस वक्त रतन ने हाथ में एक लोहे की रोड था। उसने एक दूसरे हाथ पर रोब को मारते हुए रतन से कहा। रतन ने आहान को घूर कर देखा और अपने माँ से सवाल करते हुए कहा, क्या यह कमीना आपको परेशान कर रहा है माँ? अगले ही पल रतन का ध्यान आहान की तरफ गया और उसने सवालिया नज़रों से कहा, क्या ये शेखर मामा जी और यामिनी मामी का निकम्मा घर जमाई है? अपने बेटे के इस सवाल का जवाब देते हुए सीमा बुआ जी ने रोने का दिखावा करते हुए कहा, हाँ रतन, ये वही निकम्मा है। पता है, हमारे आने से पहले इस आहान के बच्चे ने मुझ पर अपनी कार चढ़ा दी और फिर जब मैंने इससे हिसाब मांगा चाहा तो कह रहा था कि मैंने ये सब जानबूझकर किया था। वो तो अच्छा हो गया तुम आ गए, वरना मुझे डर है कि ये लड़का तो आज मेरी जान ही ले लेता। सीमा बुआ जी ने अपनी बात इतने दर्द से कह रही थी कि जैसे उस पर कोई बहुत बड़ी ज्यादती हुई थी। मगर आहान और सनाया खुद सामने नहीं होते तो इस प्रोफेसमैन को देखकर कुछ खुद ही सीमा बुआ जी पर यकीन कर लेते। तो रतन तो फिर भी उनका बेटा था। अपनी माँ को किसी की वजह से तकलीफ हुई थी, ये जानने के बाद रतन के चेहरे को रंग ही काला पड़ गया। उसने आहान की तरफ देखकर उससे सवाल करते हुए उससे कहा, तुम्हारे किस हाथ ने मेरी माँ को चोट पहुँचाने की कोशिश की? आहान को रतन के इस खतरनाक अंदाज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन सनाया ने रतन को जवाब देते हुए कहा, रतन, आहान ने सीमा बुआ जी को कोई चोट नहीं पहुंचाई और इसमें हमारी नहीं, सीमा बुआ जी की ही गलती है। इस पॉइंट पर सनाया बहुत गुस्सा हो गई थी, लेकिन रतन को सनाया के गुस्से से क्या डर लग रहा था। उसने सनाया का मुंह बंद करते हुए कहा, तुम अपना मुंह बंद रखो, धोखेबाज लड़की हो तुम। अब आहान को इस मामले में इंटरेस्ट आ गया। उसने रतन से इम्पोजिटिव होकर पूछा, तुमने किसे धोखेबाज कहा? आहान के सवाल के जवाब में सीमा बुआ जी ने कहा, क्या मेरे बेटे रतन ने कुछ गलत कहा है? ये लड़की धोखेबाज नहीं है तो और क्या है? उसने अपनी बुआ और अपने भाई का साथ देने की बजाय तुम्हारे इस जैसे कचरे के डिब्बे का साथ देना सही समझा। हम दोनों उसके खून के रिश्तेदार, हमारे सामने तुम जैसे दो कौड़ी के इंसान को चुना है सनाया ने। ये बात सुनने के बाद आहान के चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आ गई। वो ये देखकर हैरान था कि लोग किस खुशफहमी में जी रहे थे कि वो सनाया के रिश्तेदार थे। वो रिश्तेदार जो सनाया के पापा को एक बार हॉस्पिटल में देखने भी नहीं आए थे। लेकिन सनाया के सामने कोई आहान को दो कौड़ी का इंसान कहे, कैसे कह सकता था? सनाया ने आहान की तरफदारी करते हुए कहा, वो पति है मेरा, अपना मुंह संभाल कर बात कीजिए। और आप मेरी रिश्तेदार कब से हो गई?
खून के रिश्ते से अगर दुनिया चलने लगती तो आप जैसे लोगों को अपने ही परिवार में चोरी करने की जरूरत ना पड़ती। क्या सनाया के इस सवाल से ये बहस बिगड़ने वाली थी? सीमा बुआ जी अब आगे क्या करने वाली थी? आहान इस सब से सनाया को कैसे बाहर निकालेगा? सनाया के सामने कोई आहान को 2 कौड़ी का इंसान कहे, कैसे कह सकता था? सनाया ने आहान की तरफदारी करते हुए कहा, वो पति है मेरा, अपना मुंह संभाल कर बात कीजिए। और आप मेरी रिश्तेदार कब से हो गई? खून के रिश्तों से अगर दुनिया चलने लगती तो आप जैसे लोगों को अपने ही परिवार में चोरी करने की जरूरत ना पड़ती। इस पॉइंट पर सनाया अपनी नई कार से नीचे उतरकर सीमा बुआ जी के सामने आकर खड़ी हो गई। सनाया की बात सुनने के बाद सीमा बुआ जी का चेहरा जम गया। उन्होंने सनाया से कहा, सनाया तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम इतनी मुंह फट कैसे हो गई? क्या तुम्हारा ये निकम्मा घर जमाई पति तुम्हें बड़ों के मुंह लगना सिखा रहा है? सनाया इससे पहले कि तुम अपने सारे संस्कार और परवरिश छोड़ दो, अपने इस नकारे पति को ही छोड़ दो। अब सनाया का पैटेंस जवाब दे गया और उसने सीमा बुआ जी से कहा, संस्कार तो चोरी करने में भी नहीं नजर आते। अब सीमा बुआ जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। उन्होंने अपने बेटे रतन की तरफ देखकर कहा, रतन लगता है कि यामिनी भाभी ने अपनी बेटी को कुछ भी नहीं सिखाया है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर उसकी माँ ने कुछ नहीं सिखाया तो उसकी बुआ जी उसे अच्छा बर्ताव सिखाएगी। रतन बेटा जाओ और इस नालायक लड़की को मेरे तरफ से 2-3 थप्पड़ लगा दो। अपनी माँ की बात सुनने के बाद रतन सनाया की तरफ बढ़ने लगा। उसने अपना दाहिना हाथ हवा में उठाया। रतन सनाया को थप्पड़ मारने वाला था कि सनाया ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। अगले ही पल एक जोर की आवाज़ आई। इस आवाज़ को सुनकर कोई भी बता सकता था कि किसी ने एक और की थप्पड़ मारी थी, मगर सनाया को एहसास हुआ कि ये थप्पड़ उसके मुंह पर तो नहीं पड़ा था। जब उसने क्यूजली से अपनी आंखें खोली तो सनाया ने एक जानी पहचानी सी ब्रॉड पीठ दिखी। ये पीठ आहान की थी। सनाया आहान का हाथ पकड़कर उसे देखने लगी, मगर आहान हमेशा की तरह नॉर्मल लग रहा था। ये थप्पड़ आहान को नहीं बल्कि रतन को पड़ा था। सनाया ने जब सामने खड़े रतन को देखा तो वो हैरान रह गई। हट्टा कट्टा रतन इस वक्त अपना दना रहा कान पकड़ रहा था और उसका गाल लाल हो गया था। ये देखकर सनाया को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। सीमा बुआ जी भागकर रतन के पास गई और उसे कंफर्ट करने लगी। कुछ देर तक तो रतन कुछ सुन नहीं पा रहा था। सीमा बुआ जी को एक ही वक्त पर आहान पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था और अपने बेटे रतन के लिए बुरा भी लग रहा था। उन्होंने अपने बेटे की ऐसी हालत को देखकर मन ही मन में कहा, एकदम से इस कचरे के डिब्बे में इतना कॉन्फिडेंस और इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? सीमा बुआ जी ने फिर आहान को घूर कर देखा और उससे कहा, आहान तुमने मेरे बेटे को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? मगर इससे पहले कि आहान या सनाया कुछ कह पाते, रतन ने अपने कान से हाथ हटाया और अपने दूसरे हाथ से पकड़े हुए रोड को ऊपर उठा लिया। रतन की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। वो बड़े बड़े कदमों के साथ आहान की तरफ बढ़ गया। सनाया ने जब ये देखा तो डर के मारे उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, लेकिन सनाया ने अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड इस्तेमाल किया और आहान का हाथ पकड़कर उसे पीछे खींचने लगी। वो अपने हस्बैंड को चोट पहुंचाते हुए नहीं देखना चाहती थी। पीछे हटने की बजाय आहान ने 2 कदम आगे बढ़ा दिए थे। रतन ने बहुत जोर से उस लोहे की रोड से आहान के सर की तरफ अटैक किया। इतना जोर का वार होने के बावजूद भी आहान ने एक ही हाथ से उस लोहे के रोड को पकड़ लिया। ये देखकर रतन ने अपना दूसरा हाथ भी ऊपर उठाया और लोहे के रोड को प्रेशर से आहान पर हावी करने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो ना खुद हिल पा रहा था और ना ही उस लोहे के रोड को हिला पा रहा था। आहान एक स्लिम लड़का था, मगर असल में आहान के अंदर इतनी ताकत थी कि वो अकेला ही 15 से 20 लोगों को मार गिरा सकता था। दूसरी तरफ रतन अपना जोर लगाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। आखिर में तो उसका पूरा चेहरा लाल हो गया और सारी नसें नज़र आने लगी। उसी पल आहान के चेहरे पर एक बेरहम सी मुस्कान थी। आहान ने थोड़ी सी ताकत का इस्तेमाल किया और रतन के हाथ से उस लोहे के रोड को छीन लिया। वो लोहे का रोड आहान के हाथ में जाते ही ताकतवर रतन का कॉन्फिडेंस मिट्टी में मिल गया। आहान को इसी मौके की तलाश थी। आहान ने उसका हाथ मरोड़कर हल्के से जोर से रतन को ज़मीन पर गिरा दिया। अब रतन पूरी तरह से आहान के कंट्रोल में था। सनाया खुद ऐसा महसूस कर रही थी जैसे किसी
एक्शन फिल्म का फाइटिंग सीन चल देख रही थी। सनाया ने आहान की तरफ देखते हुए मन ही मन में कहा, आहान के पास ये सारी ट्रिक्स कहाँ से आ गई? क्या इसे इतने अच्छे से मारपीट करना भी आता है? पिछले 3 साल से मैं आहान को एक ऑर्डिनरी लड़का समझ रही थी। भले ही वो बहुत कमज़ोर नहीं था, मगर आहान बहुत स्ट्रॉन्ग भी नहीं लगता। क्या इतने समय से आहान अपने स्किल को मुझसे छिपा कर रखा था? दूसरी तरफ ज़मीन पर लेटे हुए रतन को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी रीढ़ की हड्डियाँ एक एक करके अपने आप टूट रही थी। तभी सीमा बुआ जी ने कुछ सोचा और अपने बेटे को बचाने के लिए शोर मचाने लगी। कोई बचाओ हमें इस आहान से, हमारी जान बचाओ, ये बेरहम इंसान हम पर जुल्म कर रहा है। क्या कोई है, हमारी मदद करो। अब जबकि सीमा बुआ जी का बेटा आहान की बराबरी नहीं कर पा रहा था, तो उन्हें कुछ ना कुछ तो करना ही था। इसलिए सीमा बुआ जी ने बेचारे बनने का नाटक शुरू कर दिया। वैसे भी बीच सड़क पर तो बहुत से लोग होते हैं और इंडिया में लोगों को एक अच्छा खासा तमाशा देखने मिल रहा था, तो वो ये बिना टिकट का शो बिल्कुल भी मिस नहीं करते, भले ही उनका कोई ज़रूरी काम ही क्यों ना हो। मगर दूसरों के मामले में दखल अंदाजी किए बिना उन्हें मज़ा नहीं आता, और ऐसे ही लोग सीमा बुआ जी की आवाज़ें सुनकर वहाँ पर जमा हो गए और उनके लिए बुरा भी महसूस करने लगे। उन लोगों को देखने के बाद सीमा बुआ जी को और भी ज़्यादा जोर आ गया। उन्होंने सभी लोगों से कहा, इस लड़के ने 2 साल पहले हमसे 50,000 रुपये लिए थे और वापस करने का कहकर रफू चक्कर हो गया। तब से मैं और मेरा बेटा हर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, मगर ये कभी नहीं आया। आज जब हम अचानक से इससे मिले तो इसने मेरे बेटे को बहुत मारा। अब बताइए मैं क्या करूं? मैं एक मजबूर माँ हूँ, अब क्या करूँगी? सीमा बुआ जी की एक्टिंग टॉप क्लास की थी। हर किसी को उन पर यकीन हो गया। सभी आहान की तरफ देखकर भरा बुला कहने लगे। सनाया अब नर्वस हो गई और उसने कहा, देखिए ये कुछ भी कहे जा रही है, ऐसा कुछ नहीं था। आप सब जा सकते हैं, अपना अपना काम करिए, यहाँ पर वक्त बर्बाद करने में कोई भी मतलब नहीं है। मगर इस पॉइंट पर सनाया की बात कौन मानने वाला था? रतन जमीन पर लेटा अभी भी दर्द से करा रहा था और आहान की नई चमचमाती कार सड़क के साइड में खड़ी थी। ऊपर से सीमा बुआ जी की आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। कोई भी होता तो सीमा बुआ जी की बताई हुई कहानी पर यकीन करता। अब लोग बातें करने लगे थे, कोई इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है? एक तो पैसे ले लिए और वापस करने के बजाय मारपीट कर रहा है। किसी ने कहा, क्या ऐसे ही लोगों के पैसे हड़प हड़प कर इस लड़के ने एक महंगी ऑडी खरीदी है? तो किसी तीसरे इंसान ने कहा, और नहीं तो क्या, इन्हें देखकर कोई कह सकता है क्या कि ऐसी घटिया हरकतें करने होंगी? मेहनत से कमाने का छोड़कर ये लोग तो खुला चोरी कर रहे हैं। लोगों की ऐसी बातें सुनकर अब सनाया की आंखें नम हो जाती हैं। अपनी सफाई फेस करते हुए उसने सबसे कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सब मेरी बात तो सुनिए। लेकिन सनाया की इस बात को सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। हर कोई बस आहान और सनाया को कोस रहा था। उन दोनों को इस तरह इस सब का जिम्मेदार ठहराया जा रहा था मानो सनाया और आहान के कोई बहुत बड़ा गुनाह किया हो। सीमा बुआ जी की आंखें इस वक्त के अजीब सी झलक थी जो सनाया और आहान को आंखों ही आंखों में चुनौती दे रही थी। सनाया जब सीमा बुआ जी की ऐसी नज़र को देखा तो वो गुस्सा हो गई, लेकिन ऐसी हालत में सनाया के पास चुप रहने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। तभी आहान ने सीमा बुआ जी की आंखों में आंखें डालकर देखा और उनसे सवाल करते हुए कहा, तो आप कह रही हैं कि आपने 2 साल पहले मुझे 50,000 रुपये उधार दिए थे? आहान ने अपनी ये बात बहुत ही प्लेन अंदाज में कही थी, मगर सीमा बुआ जी ने अपना नाटक जारी रखा और हाँ, मैं उन्हें तुमने 2 साल पहले मुझसे कहा था कि तुम अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो और कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर रहा। इसी वजह से तो मैंने अपने बैंक से 50,000 रुपये निकाल कर तुम्हें दिए थे। तब तुम मुझसे ये कह रहे थे कि 1 महीने के अंदर अंदर वापस कर दोगे, और आज 2 साल होने के बावजूद भी मेरे हाथ लगे हो, तो वो भी अनजान। अगर मैंने तुम्हें नहीं पहचाना होता तो तुम किसी
फिर से मुझसे और मेरे बेटे से पीछा छुड़ाकर भाग जाते। सीमा बुआ जी ने कॉन्फिडेंट के साथ कहा। ये अजीब सा झूठ सुनने के बाद भी आहान खामोश रहा। उसने कुछ सोचा और फिर सीमा बुआ जी से कहा, तो फिर क्या आपके पास कोई लिखी हुई पर्ची है या बैंक ट्रांजैक्शन या रिकॉर्डिंग जिस पर हम दोनों के साथ साइन किया था, फिर ऐसा कुछ जो साबित कर सके कि आपने मुझे पैसे उधार दिए थे? आहान ने बहुत ही शांत अंदाज में अपना सवाल किया था, मगर इस सवाल को सुनकर सीमा बुआ जी के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने फिर अपना दिमाग तेजी से भगाया और बहाना बनाते हुए बोली, क्यों नहीं होगा, मेरे पास सबूत हैं, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि तुम मुझे बीच सड़क पर मिल जाओगे। इतने ज़रूरी कागजात मैं लेकर नहीं घूमती। ये भी एक अच्छा बचाव था। मगर आहान के अगले सवाल के बाद सीमा बुआ जी दंग रह गई। आहान ने उसे सवाल करते हुए कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी अभी आपने कहा कि मैं आपको और आपके बेटे को मारना चाहता हूँ, क्या कोई सबूत है? आहान ने सारे सवाल करके कहा, साबित करना चाहता था। सनाया खुद भी कंफ्यूज हो गई, लेकिन सीमा बुआ जी आखिर इस तक खेल को खेल नहीं पा रही थी, इसलिए उन्होंने हामी भरते हुए कहा, हाँ, मैंने सच कहा है। मेरा बेटा ज़मीन पर लेटा दर्द के मारे रो रहा है और कुछ दिनों ने कुछ लोगों ने देखा ही होगा कि मेरे रास्ते में होने के बावजूद तुमने अपनी कार नहीं रोकी, उल्टा मेरी जान लेने के इरादे से तेज़ी से आगे बढ़ गए। सीमा बुआ जी की बात पर भीड़ में से कुछ लोगों ने हामी भर दी। हाँ हाँ, ऐसा ही हुआ था, मैंने देखा, किसी आदमी ने कहा। तो दूसरे आदमी ने कहा, मैंने भी देखा। कोई ऐसा करने के बावजूद मुकर कैसे सकता है? मेरा तो कहना है कि हमें पुलिस को बुला लेना चाहिए, ताकि ऐसे जानवरों जैसे लोगों को उनके गुनाहों की सज़ा मिल सके। यह सुनकर एक बार फिर से भीड़ में हल्ला मचने लगा। सनाया फिर से पैनिक करने लगी। पुलिस का नाम सुनकर सनाया घबरा गई। भले ही उसने और आहान ने कुछ भी गलत नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर हर कोई सीमा बुआ जी के सपोर्ट से ही बात कर रहा था, इसीलिए सनाया डरने लगी। लेकिन तभी आहान ने ज़ोर से कहा, हाँ प्लीज़, कोई पुलिस को कॉल कर दो, मुझे भी एफआईआर लिखवानी है। आहान ने ये क्या कर रहा था? क्या सच में आहान अपने आप को और सनाया को इस सिचुएशन से बाहर निकाल पा सकता है, या फिर सीमा बुआ जी आहान और सनाया को किसी बड़ी मुश्किल में फंसाने वाली थी?